तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पिछले पिछले क्लास में रसायन विज्ञान का चैप्टर स्टार्ट किए थे, पदार्थ एवं पदार्थ का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग पदार्थ का परिभाषा, पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ के कण के गुण, अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक बल, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, सभी को हम विस्तृत रूप से पढ़े थे। आशा करते हैं कि आप लोग भी इसका रिवीजन किए होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो की बात करते हैं, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं क्या होता है। चलिए, हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है। पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्था को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। यह परिवर्तन निम्न तरह से होता है। तो यह मुख्य रूप से पदार्थ में परिवर्तन करना है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना है, तो सबसे मेन क्या चीज़ होना चाहिए? ताप। ताप की आवश्यकता पड़ेगी। ताप, अगर हम ताप देंगे तो उसमें देखिए, ठोस अवस्था को हम गर्म करेंगे तो क्या बदल जाएगा? द्रव अवस्था में बदल जाएगा। द्रव को करेंगे तो गैसीय अवस्था में बदल जाएगी। गैसीय अवस्था को ठंडा करेंगे तो द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था को ठंडा करेंगे तो ठोस अवस्था में बदल जाएगी। तो अगर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना है, तो अगर आपसे पूछे कि क्या चीज़ की सबसे इम्पोर्टेंट आवश्यकता होगी, तो ताप में अधिकतम या न्यूनतम। अगर अधिकतम करेंगे तो ठोस बदल जाएगा द्रव में, द्रव बदल जाएगा गैस में। अगर हम गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव अवस्था में बदल जाएगा, और द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए। गर्म करने का अ, गर्म करने का अर्थ होता है पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करना, एवं ठंडा करने का अर्थ होता है पदार्थ को उसमें ऊर्जा को कम करना। अगर ये कोई पदार्थ है, अगर हम इसमें तो क्या करें? गर्म करेंगे यानी ताप देंगे तो इसमें उसमें ऊर्जा में क्या होगा? वृद्धि होगा। अगर किसी पदार्थ को हम ठंडा करेंगे तो उसमें ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होगा, डाउन होगा। और इसमें उसमें ऊर्जा का मान अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही है। गैसीय अवस्था को गर्म करते रहने पर हमें क्या चीज़ की आवश्यकता क्या चीज़ की प्राप्ति होगी? प्लाज्मा की अवस्था, प्लाज्मा अवस्था की प्राप्ति होगी। और ठोस अवस्था को ठंडा करते रहने पर पदार्थ की 5वीं अवस्था बीईसी की प्राप्ति होगी। देखिए, अगर आपको कोई बोले गैसीय अवस्था को हम लगातार गर्म करते रहेंगे तो क्या चीज़ की प्राप्ति होगी हमें? प्लाज्मा की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? प्लाज्मा की प्राप्ति होगी। और ठोस को हम लगातार ठंडा करते रहें, क्या करें? लगातार ठंडा करते रहें तो हमें क्या चीज़ की प्राप्ति होगी? लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में। ठंडा करते हैं लगातार और इसको गर्म करते रहें तो क्या चीज़? प्लाज्मा अवस्था की प्राप्ति होगी। और ठोस को लगातार ठंडा करते रहेंगे तो हमको बीईसी की प्राप्ति होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? ताप को। अगर हम किसी चीज़ को ताप देते हैं तो उसकी ऊष्मीय मान में वृद्धि होती है। अगर उसको ठंडा करते हैं तो ऊष्मीय मान में कमी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन संबंधित कुछ परिभाषा है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? मतलब द्रवनांक क्या होते हैं? हिमांक क्या होते हैं? क्वथनांक क्या होते हैं? चलिए देखिए। द्रवनांक क्या? ठोस पदार्थ जिस ताप पर द्रव अवस्था में परिणत हो जाता है, मतलब बदल जाता है, उस ताप को ठोस का द्रवनांक कहते हैं। कहेगा कि द्रवनांक क्या होता है? तो जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, मतलब ठोस द्रव में बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं? द्रवनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना उसको गलना कहते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, ये बर्फ ले लीजिए आप। बर्फ क्या है? ठोस है, और ये गल के क्या जो होगा? लिक्विड हो जाएगा। तो ये हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट हो गया। या ये लोहा ले लीजिए, लोहा है, ये मान लीजिए लोहा है, क्या है? लोहा है। और इसको हम गर्म करते रहेंगे तो ये किसी न किसी टेम्परेचर पर क्या होगा? ये लिक्विड में परफॉर्म हो जाएगा। तो इसी को हम मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर ये गर्म करते रहेंगे, जिस टेम्परेचर पर ये द्रव में बदल जाएंगे, उसी इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, द्रवनांक हो जाएगा। और गलना मतलब उस पर गल गया, उसको हम कहते हैं द्रवनांक कहते हैं। और हिमांक क्या है? हिम अंक मतलब फ्रीजिंग, मतलब फ्रीज हो जाए, जिस पर मतलब लोग और ठोस में बदल जाए। तो जिस ताप पर द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाए, उस ताप को द्रव पदार्थ का
हिमांक कहते हैं द्रव पदार्थ को ठोस अवस्था में आना क्या कहलाता है, जमना कहते हैं। जैसे ये पानी है, पानी आप फ्रिज में डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, पानी है, और ये पानी से क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और इसको टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर 0 डिग्री पर क्या होगा, ये बर्फ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हिमांक हो गया, यानी फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो द्रव पदार्थ का ठोस अवस्था में आना जमना कहता है। तो सीधे कहते हैं पानी अपन जमाते हैं इसलिए जमना, जमना कहते हैं इसको। तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर ये जम जाएगा उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब द्रव से क्या चीज में, ठोस में बदल जाए उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। द्रवनांक किसको कहते हैं, जिस टेम्परेचर पर ठोस से लिक्विड में बदल जाए उसे मेल्टिंग पॉइंट या द्रवनांक कहते हैं। क्वथनांक होता है जिस ताप पर द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में परिणत हो जाए उस ताप को द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। तो देखिए अब तीनों को एक जगह लिख लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, और ये क्या था, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग में क्या होता है, जिस टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर लिख लेते हैं, जिस टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड में बदल जाए। फ्रीजिंग में क्या होगा, लिक्विड क्या चीज में, लिक्विड और सॉलिड में। और बॉइलिंग में क्या हो जाएगा, जिस ताप पर द्रव पदार्थ किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, तो ये हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ये देखना, ध्यान रखना है। तो जिस जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाए उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, द्रवनांक कहते हैं, इसको हिमांक कहते हैं, और इसको क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ सॉलिड में बदल जाए, यानी ठोस में बदल जाए, उस ताप को, उस पदार्थ का क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं या हिमांक कहते हैं। बॉइलिंग, जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ गैस में बदल जाए उस ताप को, उस पदार्थ का क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। संघनन बिंदु क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, जिस ताप पदार्थ पर गैसीय पदार्थ द्रव अवस्था में परिणत हो जाए उस ताप को, उस गैसीय पदार्थ का संघनन बिंदु कहते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। कंडेंसेशन, 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 कंडेंसेशन ये हो गया। इसमें क्या होता है, कोई गैसीय पदार्थ, कौन सी होता है, गैसीय पदार्थ किस में परिणत हो जाए, गैसीय पदार्थ लिक्विड में हो जाए, तो उसको, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। टेम्परेचर है ये, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन, किसी एक पदार्थ का हिमांक तथा गलनांक एक ही ताप बिंदु होता है। हिमांक एवं गलनांक इस ताप बिंदु को ठोस पदार्थ तथा द्रव पदार्थ का साम्य थर्मल इक्विलिब्रियम पर होता है, ठीक है। किसी एक पदार्थ का हिमांक तथा गलनांक एक ही ताप बिंदु होते हैं और इस ताप बिंदु को ठोस तथा द्रव परस्पर तापीय साम्य मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। किसी एक पदार्थ का क्वथनांक एवं संघनन बिंदु एक ही ताप बिंदु होते हैं। देखिए इसमें क्या क्या, हिमांक और गलनांक, इधर ये किसी एक ही पदार्थ का क्वथनांक तथा संघनन बिंदु, क्वथनांक तथा संघनन बिंदु एक ही ताप बिंदु होते हैं तथा इस ताप बिंदु पर द्रव तथा गैस तापीय साम्य में होते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। चलिए अब अगला देखते हैं। तो हमको क्या क्या देखना था, और देखिए एक बार और हम शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन। देखिए मेल्टिंग में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कॉमन है, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड किस में बदल जाए, लिक्विड में। फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड सॉलिड में बदल जाए। बॉइलिंग में क्या होता है, कोई लिक्विड गैस में बदल जाए और इसको गैस लिक्विड में बदल जाए, तो ये हो गया। देखो मेल्टिंग को बोलते हैं द्रवनांक, ठीक है, द्रवनांक क्या बोलते हैं, द्रवनांक, इसको बोलते हैं हिमांक। बैटरी लो हो रहा है तो मैं चार्ज में लगा दूँ थोड़ा इसको, ठीक है, एक सेकंड बस। ये हो गया, और ये हो गया हिमांक, ये हो गया क्वथनांक, और ये हो गया संघनन। ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, हम पदार्थ का, वो तो फिजिकल पढ़ रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, अब हम रासायनिक तरीका से कैसे बांट सकते हैं। तो ये था क्या, ये है पदार्थ, पदार्थ को फिजिकल,
भौतिक अवस्था में हम वो बात, अब रासायनिक अवस्था, भौतिक अवस्था यहाँ था, अब हम रासायनिक अवस्था में पढ़ेंगे, रासायनिक, रासायनिक। ठीक है, तो हम इसमें कितने टाइप्स बांटे रहे हैं, 5 टाइप्स में, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बेस। और रासायनिक में देखिए, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को हम 3 भाग में बांटते हैं, किस किस आधार में, तत्व, यौगिक और मिश्रण। किस किस में, तत्व, यौगिक और मिश्रण, तत्व, यौगिक और मिश्रण में बांटते हैं। ठीक है, चलिए किस किस में बांट दिए, तत्व, यौगिक और मिश्रण में। चलिए ठीक है, और ये है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व को इंग्लिश में हम बोलते हैं एलिमेंट, यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड और मिश्रण को बोलते हैं मिक्सचर। याद रखिएगा। अब इसमें देखिए, तत्व तथा यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं तथा मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। इसमें हम देख लेते हैं, तत्व और यौगिक क्या होते हैं, ये प्योर होते हैं। क्या होते हैं, प्योर होते हैं, और ये इम्प्योर होते हैं, मतलब ये शुद्ध है, ये अशुद्ध। अशुद्ध मतलब मिलावट, तो इसमें ज्यादा मिलावट नहीं, इसमें मिलावट। ठीक है, अशुद्ध इस टाइप। देखिए, प्रकृति का मूल पदार्थ क्या है, तत्व है। मूल पदार्थ तत्व है, मतलब शुद्ध है। यौगिक तथा मिश्रण का निर्माण तत्वों के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, तत्व क्या है, मूल पदार्थ तो तत्व है, एलिमेंट है, एलिमेंट है, तत्व है। अब तत्व से क्या बनते हैं, बनते हैं यौगिक, बनते हैं, और मिश्रण बनते हैं। ठीक है, तत्व के हम गुण पढ़ लेते हैं, तत्व के क्या क्या गुण होते हैं। देखिए, तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा न तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, न ही इसे बनाया जा सकता है। तत्व एक ही प्रकार के कणों से, यानी परमाणुओं से बना होता है। तत्व के सूक्ष्मतम कण को ही परमाणु कहते हैं। तत्व एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, तत्व के सूक्ष्मतम कण को ही क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अभी तक कुल 118 तत्वों की खोज की गई है। एक तत्व के गुण दूसरे तत्व के गुण से भिन्न होते हैं। क्या है, तत्व क्या होते हैं, तत्व को हम न तो भौतिक विधि से, न तो रासायनिक विधि से तोड़ सकते हैं, और न ही इसे हम बना सकते हैं, और ना ही इसे बनाया जा सकता है। तत्व ये क्या होते हैं, एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने होते हैं, और जिस कण से मिलकर बने होते हैं उसको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अभी तक कितने, 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। और एक तत्व का गुण और दूसरे तत्व का गुण क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है, मतलब एक दूसरे से कोई मैचिंग नहीं होता है। ठीक है, तत्वों को, रासायनिक तत्वों को हम सबका तो नाम लिख नहीं सकते, तो उसको रासायनिक संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। तत्व का साधारण ताप एवं दाब पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तत्व क्या होते हैं, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। पूछेगा तत्व क्या सिर्फ सॉलिड होते हैं, तो नहीं, ये क्या होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ऑक्सीजन और सोना, पारा, लोहा, क्लोरीन आदि, ये सब क्या है, तत्व के एग्जाम्पल है। देखिए, ऑक्सीजन का संकेत क्या है, ओ है, सोना का क्या है, एयू है, पारा का क्या है, एच है, लोहा का क्या है, Fe है, क्लोरीन का Cl है, कार्बन का C है, हाइड्रोजन का H है। ये सब हो गया। चलिए, तत्वों का भौतिक रासायनिक गुण के आधार पर निम्न भागों में, तत्वों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया, यानी बांटा गया है। देखिए क्या क्या है। पहला है धातु। धातु प्रायः धातु तत्व प्रायः ठोस होते हैं। इस यह ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, और यह कठोर होता है। तो धातु का क्या क्या बात याद रखना है, धातु तो पहली बात ठोस होते हैं, यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, और ये कठोर होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु आघात वर्णीय होता है, मतलब इस पर आघात यानी मारे तो ये टूटेगा नहीं, ये तन्य होता है, मतलब इसको हम लंबा कर सकते हैं। अब तक ज्ञात तत्वों में 80% से ज्यादा धातु ही है। टोटल
118 तत्व है, इसमें 80% क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल है। तो मेटल क्या है, धातु तत्व प्राय ठोस होते हैं, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, कठोर होता है, और ये आघात वर्णीय होता है और तन्य होता है। तो ये याद रखने हैं। चलिए एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा लोहा, सोडियम, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, ये सब क्या हो गए, धातु हो गए। अधातु तत्व ऐसे तत्व जिनमें धातु के समान गुण नहीं पाए जाते हैं, उसे अधातु कहते हैं। अधिकांश अधातु गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ अधातु ठोस अवस्था में भी होते हैं, परंतु ये क्या होते हैं, परंतु वे भंगुर होते हैं। मतलब हम अगर ये मान लीजिए ये अधातु है, क्या है, अधातु है। अ, अगर हम इसको किसी चीज से हैमर करें, ये इसे पीटे, तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इसे भंगुर बोलते हैं। अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, दोनों, विद्युत और ऊष्मा दोनों का कुचालक होता है। अधातुओं में धातु के समान चमक नहीं पाई जाती है, और यह आघात वर्ध है एवं तन्य नहीं होते। इसको हम लंबा नहीं कर सकते, तान नहीं सकते। अधातुओं की कुल संख्या कितनी है, ये 22 है। अधातुओं की कुल संख्या कितनी है, 22 है। धातु में कौन कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या हो गए, ये हो गए अधातु हो गए। देखिए अब धातु है, अधातु है, तो उसके बीच में भी तो कुछ पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं, उपधातु। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये याद रखना है एग्जाम्पल। सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एंटीमनी का आप ये इसका संकेत भी याद रख सकते हैं, Sb, आर्सेनिक का As, सिलिकॉन का Si, बिस्मथ का Bi। अब देखिए तत्व के बारे में हम पढ़ लिए, तत्व क्या था, तत्व के प्रकार के बारे में पढ़ लिए। तत्व कितने प्रकार के होते, 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। तीनों का डिफिनीशन पढ़ लिए और एग्जाम्पल पढ़ लिए, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। यौगिक के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। तो यौगिक कैसे बनता है, दो या दो और टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू एलिमेंट के एक निश्चित फिक्स रेशियो में, जैसे 1:2, 2:3, 5:4, ये एक फिक्स रेशियो में, ऐसा नहीं किसी भी रेशियो में। मतलब अगर हम यहाँ पर भी उसको रेशियो निकाले उस एलिमेंट का, 1:2 ही आएगा। और इसको हम रसिया में भी निकाले तो वही आना चाहिए, हिमालय पर्वत पर भी निकाले तो 1:2 आना चाहिए। तो ये होगा क्या, फिक्स रेशियो। तो यौगिक के गुण पढ़ते हैं। यौगिक का निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद होता है। तो यौगिक का निर्माण कैसे होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान होता है। जैसे देखिए C+O2, तो ये क्या बनेगा, CO2, ठीक है। ये एक फिक्स रेशियो में हो गया। यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उन तत्वों का गुण यौगिक में नहीं पाया जाता है। अब यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उन तत्वों का गुण नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखना है। यौगिक के अव्ययी तत्वों का भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर जिससे बना है, मान लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से कोई बना हुआ है, तो इसको भौतिक तरीका से हम नहीं निकाल सकते हैं, परंतु यौगिक के अवयवी को तत्वों को रासायनिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। हम किससे निकाल सकते हैं, रासायनिक विधि द्वारा जरूर अलग निकाल सकते हैं। यौगिक के अवयवी तत्वों का भार के दृष्टिकोण से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। किस मतलब ये भार के दृष्टिकोण से क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। यौगिक का द्रव्यमान एवं क्वथनांक निश्चित होता है। इसका क्या होता है, द्रव्यमान और क्वथनांक दोनों निश्चित रहते हैं। क्वथनांक समझ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, किसको, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जैसे ये बॉयल हो जाए लिक्विड से गैस में बदल जाए, वो बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। द्रव्यमान मतलब वेट, मास, और ठीक है, द्रव्यमान मतलब भार इसका जो हो फिक्स होता है। यौगिक क्या होता है, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण या अणु, यौगिक के सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। अणु का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तत्व के सूक्ष्मतम कण परमाणु के मिलने से होता है। परमाणु के क्या मिलने से क्या होता है, देखिए अणु का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तत्व के सूक्ष्मतम कण परमाणु के मिलने से होता है। तो अणु का निर्माण किससे होता है, परमाणु के मिलने से होता है।
यौगिक को रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। यौगिक ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं तथा गैस भी होते हैं, जैसे जल, पानी H2O, चूना CaO, अमोनियम NH3, चूना पत्थर CaCO3। ठीक है। तत्व की तरह यौगिक की संख्या सीमित नहीं है, मतलब यौगिक क्या है, ये अनंत है, मतलब अनलिमिटेड है, मतलब लिमिट, इसकी लिमिट नहीं है, अनलिमिट है। क्या है, लिमिट नहीं है, अनलिमिट है। ये क्या है, अनलिमिट है। यौगिक असंख्य रूप में हमारे प्रकृति में मौजूद है, ये प्रकृति है, प्रकृति मौजूद है। तत्वों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कराकर इसे बनाया भी जा सकता है। तत्व एवं यौगिक में अंतर, तत्व और यौगिक में अंतर समझते हैं। क्या है, तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व क्या होते हैं, एक तरफ हम तत्व लिख ले रहे हैं, एक तरफ यौगिक लिख ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये सेम सेम परमाणु से मिलकर बने होंगे। क्या, सेम परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और यौगिक में एक से अधिक परमाणु होते, एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। इसमें डिफरेंट परमाणु कर देते हैं। चलिए ठीक है, डिफरेंट परमाणु हो जाएंगे, क्योंकि एक से अधिक एलिमेंट होंगे तो उसके अलग अलग परमाणु हो जाएंगे। यौगिक का निर्माण समान प्रकार के अणुओं से हुआ है, इसका परमाणुओं से और उसके अणुओं से। ठीक है, तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ के बने होते हैं, इन्हें दो या दो से अधिक पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते हैं। यौगिक का विभाजन देख लीजिए। तत्व क्या है, तत्व तत्व एक ही पदार्थ के बने होते हैं, इन्हें दो या दो से अधिक पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक का विभाजन रासायनिक विधियों द्वारा उनके अवयवी तत्वों में किया जा सकता है। मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बने होंगे। आइए मान लीजिए वाटर है, तो इसको हम रासायनिक विधि द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हैं। ये हो गया। तत्व एवं यौगिक रासायनिक गुण, भौतिक गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तत्व का यौगिक गुण, तत्व एवं तथा यौगिक का रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तत्वों में अपरूपता की घटना पाई जाती है, जबकि यौगिकों में अपरूपता की घटना नहीं पाई जाती है। तत्वों में समावता आइसोमेरिज्म घटना नहीं पाए जाते हैं, जबकि यौगिकों में समावता की घटना पाई जाती है, यानी प्रदर्शित करता है। तो ये याद रखना है। देखिए ये अपरूपता को करता है, देखिए तत्व क्या करता है, तत्व अपरूपता दर्शाता है। क्या दर्शाता है, अपरूपता, और ये करता है, और समयावता घटना नहीं पाई जाती, समावयता, समावयता। ठीक है, ये नहीं पाया जाता है, जबकि ये यौगिक में अपरूपता नहीं पाई जाती है, जबकि समयावता पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना है। तत्व को रासायनिक संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है, यौगिक को रासायनिक सूत्र के। सिंपल सी बात है, एक है तो उसको रासायनिक संकेत द्वारा, और इसको सूत्र द्वारा, रासायनिक सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। तत्वों की संख्या वर्तमान में 118 है। 118 तत्वों के आपस में रासायनिक अभिक्रिया कराकर असंख्य यौगिक बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसका तो फिक्स है, तत्व 118 है, लेकिन इसके अनलिमिट है। क्या है, अनलिमिट है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के तत्वों के गुणों के आधार पर धातु, अधातु, यौगिक गुणों के आधार पर अम्ल, भस्म और साल्ट में बांटा जाता है। तत्व को हम किस में बांटे थे, धातु, अधातु, उपधातु में। जबकि यौगिक को हम एसिड, अम्लिक, भस्म, क्षार, लवण में विभाजित करते हैं। मिक्सचर, आप किसी का हमें रासायनिक विधि द्वारा पढ़ रहे थे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब हम यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, यौगिक तो पढ़ लिए हैं, मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। क्या, मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, मिश्रण के बारे में। चलिए ठीक है, मिश्रण बनने के दौरान किसी भी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। मिश्रण बनना एक भौतिक परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे शरबत बनाना, मान लीजिए शरबत बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं। तो हम मान लीजिए कोई होगा 1 लीटर वाटर लिया, और इसमें 200 ग्राम चीनी डाल दिया। ठीक है, एक और दूसरा आदमी है, आधा लीटर पानी लिया वाटर, और इसमें 250 ग्राम शुगर डाल दिया। ठीक है, ये शुगर था। अब बताइए, ये भी शरबत, ये भी शरबत,
लेकिन इसमें अगर आप रेशियो निकालिएगा वाटर प्लस वाटर इज वाटर टू शुगर का, तो अलग निकलेगा। इसमें निकालिएगा तो देखिए, इसमें निकालिएगा तो वाटर है 1 लीटर, तो 1000 मान लीजिए, 1000 ग्राम, और ये है 200 ग्राम, तो ये 5:1 निकला। और यहाँ निकालिएगा तो ये है हाफ लीटर मतलब 500 ग्राम, और ये है 250 ग्राम, तो ये 2:1 निकला। तो देख लीजिए ये अलग अलग हो गया, तो ये एक मिश्रण है, मतलब इसका कोई, और ये हम भौतिक है मिश्रण के अवयवी मिश्रण के अवयवी तत्व यौगिक को साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। मिश्रण के अवयवी तत्व एवं यौगिक को साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। मिश्रण का द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। का क्या होता है, न तो द्रव्यनांक न तो क्वथनांक। द्रव्यनांक न तो क्वथनांक, दोनों कोई फिक्स नहीं होता है क्या, ठीक है। मिश्रण की आप देखते हैं, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, सामांगी मिश्रण। मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, समांगी मिश्रण और एक होते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, समांग यानी होमो मतलब होता है सेम, और हेट्रो मतलब होता है अलग अलग। तो अगर मिश्रण के संपूर्ण नमूना को संगठन समान होता है तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। संपूर्ण नमूना में, जैसे हम पूरा में सेम सेम पाया जाए, एक ही रेशियो में पाया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस कहा जाता है, मतलब बराबर पाया जाता है। यहाँ भी चेक करें तो वही, यहाँ भी चेक करें तो वही, यहाँ भी चेक करें, कहीं भी चेक कीजिए तो आपको होमोजीनियस मतलब बराबर मिले, तो उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब यह सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देते हैं। समांगी मिश्रण को विलयन विलयन भी कहा जाता है। तो समांगी मिश्रण को क्या भी कहा जाता है, विलयन भी कहा जाता है। उदाहरण, चीनी में चीनी घुला हुआ पानी। अब चीनी में देखिए, एक बार चीनी में पानी घोल दिए तो वो थोड़ी ना मालूम चलेगा कि यहाँ कितना मीठा है, यहाँ कितना मीठा है। वो सब जगह बराबर ही मीठा रहेगा। और अच्छा से हवा हवा को आप यहाँ से ले लीजिए, तो यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन सबका रेशियो फिक्स है ना। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन थोड़ा थोड़ा, तो एंड अदर्स गैस होते हैं, ये सब फिक्स होंगे। मिश्र धातु, पेट्रोलियम, ये सब फिक्स में होंगे, ठीक है, हर जगह बराबर पाए जाएंगे। विषमांगी में ऐसे मिश्रण जिसके संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान नहीं होता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है, ठीक है। विषमांगी मिश्रण के अवयव को खुली आंखों से अथवा सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, ठीक है। मतलब समांगी मिश्रण को हम खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन इसको हम देखा जा सकता है। विषमांगी मिश्रण को हम निलंबन तथा कोलॉइड में बांटा जा सकता है। अधिकांश मिश्रण विषमांगी होते हैं। अधिकांश मिश्रण क्या होंगे, तो विषमांगी होते हैं। जैसे प्रदूषित हवा, देखिए अब यहाँ का हवा वहाँ का हवा अलग अलग। प्रदूषित जल, मक्खन, पनीर, दूध, रक्त, ये सब क्या होंगे, विषमांगी मिश्रण है। भौतिक अवस्था के आधार पर मिश्रण अब देखिए आप, भौतिक अवस्था जिसको हम छू सकते हैं, अ, निम्न भागों में, जैसे ठोस ठोस का मिश्रण, इसमें पित्तल, सोने का आभूषण, ये हो गया ठोस में ठोस। या मतलब सॉलिड को सॉलिड मिलाएंगे तो उस जो मिश्रण मिलेगा उसको ठोस ठोस मिश्रण कहते हैं। ठोस द्रव, अमलगम, जल में घुला हुआ ग्लूकोज, ये सब क्या हो गया, ठोस में द्रव। ठोस में गैस, जैसे धुआं, खेत योग्य भूमि का मिट्टी, ये सब ठोस में गैस है। तो ये आप ध्यान रखिएगा तो ये हो जाएगा। द्रव, द्रव का में जल में घुला हुआ शराब, अल्कोहल, पेट्रोल डीजल का मिश्रण। द्रव गैस का मिश्रण, पीने वाला जल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब क्या है, ये द्रव गैस का है। गैस गैस का हवा, O2 He का मिश्रण। अब देखिए, अब मिश्रण है तो हमको अलग छांटना होगा, तो कुछ विधि का उपाय करना पड़ेगा मिश्रण में से। तो हम निम्नलिखित विधि का करते हैं, उसमें से हम कुछ विधि का यहाँ अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला है आसवन विधि। क्या है, आसवन विधि। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है। आसवन विधि में द्रव को गर्म करके वाष्प में बदला जाता है। उसके बाद वाष्प को ठंडा कर पुनः द्रव प्राप्त कर लिया जाता है। तो देखिए डिस्टिलेशन, अगर आसवन, तो इसमें सबसे पहले लिक्विड को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म में इसके बाद भाप बना देंगे, स्टीम। तब लिक्विड है, लिक्विड को हम क्या करेंगे, स्टीम में बदल लेंगे। स्टीम को हम फिर क्या कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। ठंडा होगा पुनः द्रव, फिर लिक्विड प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। आसवन विधि द्वारा ठोस द्रव मिश्रण को तथा ठोस द्रव मिश्रण से
ठोस तथा द्रव को अलग करने के लिए किया जाता है। तो पूछेगा कि आसवन विधि से हम किसका ठोस द्रव मिश्रण से ठोस तथा द्रव को अलग कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, डिस्टिलेशन या आसवन में डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, हम पहले लिक्विड को गर्म करके स्टीम में बदलते हैं, मतलब भाप में, फिर उसको ठंडा करते हैं, हम लिक्विड में बदल लेते हैं। तो इससे पहले और डिस्टिलेशन में किसको, ठोस द्रव को, मतलब सॉलिड और लिक्विड जो जिस टाइप का मिश्रण रहेगा उसको हमेशा ठोस और ठोस को अलग कर लेंगे, द्रव को अलग कर लेते हैं। आसवन विधि में पहले वाष्पीकरण बाद में संघनन करते हैं। तो इसमें पहले कहेगा कि कौन डिस्टिलेशन में क्या होता है, पहले वाष्पीकरण होता है, तो इवेपोरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद कंडेंसेशन होता है, उसके बाद कंडेंसेशन होता है, ठीक है। तो ये है आसवन विधि द्वारा कैसे को किया जाता है, जिनका क्वथनांक का अंतर जिसके बॉइलिंग पॉइंट का अंतर बहुत कम हो, या कम से कम 25 डिग्री या इससे अधिक हो। क्वथनांक का अंतर कम से कम 25 डिग्री या इससे अधिक हो, ठीक है। पीने वाले जल को आशुद्ध जल, आसवन विधि द्वारा पीने वाले जल से आशुद्ध डिस्टिलेट वाटर जिसको बोलते हैं, किस विधि द्वारा किया जाता है, तो ये डिस्टिलेशन विधि द्वारा के डिस्टिलेट से संबंध आशुद्ध जल डिस्टिलेट आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। आसवन विधि द्वारा समुद्री जल से पीने वाले जल भी प्राप्त किए जाते हैं, तो ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें 2-4 मुख्य पॉइंट था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब हल्का। इस विधि का उपयोग दो या दो से अधिक द्रव पदार्थ से बने मिश्रणों को अवयव को अलग करने के लिए किया जाता है। किसमें, इसमें था क्या, सॉलिड एंड लिक्विड था, इसको हम क्या कर रहे थे, लिक्विड को क्या कर रहे थे, स्टीम में बदल रहे थे, स्टीम को फिर से हम लिक्विड में बदल रहे थे, हो गया। डिस्टिल वाटर जो अशुद्ध जल बनाने के लिए इसका उपयोग कर रहे थे, और समुद्र जल से पानी पीने वाला, और इसका 25 डिग्री से और इससे अधिक हो उसी का हम क्वथनांक का अंतर कर रहे थे। इसमें क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लिक्विड टू लिक्विड करते हैं, क्या करते हैं, लिक्विड टू लिक्विड करते हैं मिश्रण का प्रभाजी आसवन द्वारा ऐसे द्रव का अवयव का अलग किया जाता है जिनके अवयवी द्रव्यों का क्वथनांक क्या हो, क्वथनांक का अंतर बहुत कम हो, क्या हो, बहुत कम हो। और प्रभाजी आसवन में भिन्न भिन्न द्रवों के उनके क्वथनांक के अनुसार अलग अलग करता है। निम्न क्वथनांक वाले द्रव पहले आश्वित होता है, उच्च क्वथनांक वाला द्रव बाद में आश्वित होता है। जिसका लो रहेगा वो पहले होगा, थोड़ा सा हाई रहेगा उसका पहले बाद में होगा, ये फर्स्ट होगा, ये आफ्टर होगा। ये क्या है, क्वथनांक है, ठीक है। अल्कोहल जल मिश्रण, और इसका एग्जाम देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल, अल्कोहल जल मिश्रण, एसीटोन जल मिश्रण, अल्कोहल एसीटोन मिश्रण प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है। अल्कोहल जल का, एसीटोन का, अल्कोहल एसीटोन का पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वायु के विभिन्न अवयव जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्रभावी आसवन द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आपको एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन का एग्जाम्पल याद रखिएगा। मुख्य रूप से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वायु को जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब याद रखिएगा। उत्पादन क्या होता है, देखिए सब्लिमेशन बोलते हैं, क्या होता है इसमें समझिए। कुछ ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना पिघले वाष्प में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वापतन कहते हैं। जैसे ऊर्ध्वापतन में क्या होता है, सब्लिमेशन में क्या होता है कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो ये सॉलिड से लिक्विड को लिक्विड में ना बदलते हुए ये डायरेक्ट क्या होता है, गैस में बदल जाता है। ये मतलब सॉलिड से कहाँ चला जाता है, डायरेक्ट गैस में, तो इसी को हम कहते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वापतन कहते हैं। जिस ठोस पदार्थ में यह गुण पाया जाता है उसे ऊर्ध्वापातित सब्लिमेशन पदार्थ कहते हैं, सब्लिमेट सब्सटेंस कहते हैं, ये उतना कोई जरूरी नहीं है। गैसीय अवस्था, ठंडा में गैसीय रिवर्स सब्लिमेशन क्या हो जाएगा, गैस से ठोस में बदल जाएगा। जैसे इसका इसका भी आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे सूखी बर्फ, नेफ्थलीन की गोलियां, कपूर, आयोडीन, कैफीन, अमोनियम क्लोराइड। एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, ये जितने भी मिश्रण को अलग करने की विधि है इसका एग्जाम्पल आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। उद्वात ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा वैसे मिश्रण अवयव को पृथक किया जाता है जिसका अवयव कोई उद्वाती पदार्थ हो, जैसे साधारण नमक, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी देखते हैं,
ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक ठोस विलय अत्यंत ही कम मात्रा में हो, एक ही विलायक में घुला हो। ठीक है, ठोस विलय अत्यंत ही कम मात्रा में हो में ही एक ही विलायक में घुला हो, क्रोमेटोग्राफी तकनीक द्वारा अलग किया जाता है। इस सिद्धांत पर क्रोमेटोग्राफी तकनीक इस सिद्धांत में आधारित है कि विभिन्न ठोस विलय एक ही विलायक में घुले हो, ठोस विलय एक ही विलायक में घुले परंतु उनकी विलयता भिन्न भिन्न हो। क्या हो? विलयता भिन्न भिन्न हो। क्रोमेटोग्राफी तकनीक द्वारा स्याही के विभिन्न अवयवों को अलग किया जाता है। ये याद रखना है, क्रोमेटोग्राफी द्वारा स्याही के विभिन्न इस्तेमाल अपराध से जुड़े फोरेंसिक साइंस में भी किया जाता है। मानव के किसी अंग में सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित पदार्थों की पहचान क्रोमेटोग्राफी द्वारा ही किया जाता है। सेडिमेशन, इसको थिराना हिंदी में बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ठोस द्रव मिश्रण के अवयव को अलग किया जाता है। सेडिमेशन में क्या किया जाता है, ठोस द्रव ऐसे जिनमें अविलय ठोस पदार्थ मिले हो, किसमें क्या मिले हो, अविलय, जिन मिल न सके, कुछ समय तक एक बर्तन में स्थिर रखने पर ठोस पदार्थ बर्तन के पेंदी में नीचे तल में बैठ जाता है। यह प्रक्रिया थिराना या सेडिमेशन कहते हैं। बर्तन के पेंदी में बैठे ठोस पदार्थ को तलछट सेडिमेंट कहते हैं। नदी में जो मट्टी बैठ जाता है उसको भी सेडिमेंट कहते हैं। तो इसी प्रकार जो बर्तन में नीचे बैठ जाता है उसको क्या बोलते हैं, पदार्थ को तलछट कहते हैं या सेडिमेंट कहते हैं। ठीक है, नदी के गंदे जल से बड़े बड़े ठोस कण अशुद्धि को थिराना विधि द्वारा अलग किया जाता है। प्रमुख मिश्रण उनके अवयव को अलग करने की प्रक्रिया। प्रदूषित जल का शुद्धिकरण, नदी या जल पीने योग्य नहीं होते हैं, इसे पीने योग्य बनाने के लिए इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो सेडिमेशन में क्या क्या हम करते हैं, प्रदूषित जल का शुद्धिकरण करते हैं, जिसे नदी, तालाब, झील पीने योग्य नहीं तो होता है, इस विधि से करते हैं। ये कैसे करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले नदी, तालाब आदि जल को थिराने की टंकी यानी सेडिमेशन टैंक में ले जाकर थोड़ा सा फिटकरी या पोटास फिटकरी, जिसको पोटास एलम कहते हैं, उसमें डाल देते हैं। फिटकरी के प्रभाव से ठोस कण गंदगी की टंकी के नीचे बैठ जाता है। उसके बाद ऊपर स्वच्छ जल दूसरे टंकी जिसे फिल्ट्रेशन टैंक में लाया जाता है। अगर बैठ जाता है तो जो पानी बच जाता है ऊपर, उसको हम कहाँ ले जाते हैं, फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्टर जल में महीन बालू, कंकर, पत्थर के स्तरों से गुजारा जाता है, जिससे जल में उपस्थित सूक्ष्म ठोस गंदगी अलग हो जाते हैं। और फिल्ट्रेशन टैंक से प्राप्त जल को क्लोरीन या विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, जिससे जल में विलय उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद पानी पीने योग्य हो जाता है। तो पहले क्या करना है, ऐसे हम रख लिए, तो इसमें क्या होगा, सेडिमेंटल होगा, यहाँ हो जाएगा। इसके बाद हम इसको दूसरा टंकी में फिल्ट्रेशन टैंक में जल को महीन बालू यहाँ मान लीजिए एक ये है, इसमें क्या है, बालू है, कंकर, पत्थर है, इससे निकालते हैं। तो जो जल में उपस्थित जल में उपस्थित सूक्ष्म ठोस गंदगी है, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से जो पानी आएगा उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर मिला देंगे और ये अब क्या हो जाएगा, जिससे सूक्ष्म जीव हो जाएगा इसमें, वो मर जाएगा और इसमें पानी पीने लायक हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थिराना कहते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में आप सेडिमेशन कहते हैं। ठीक है, सेडिमेशन ये हो गया। आगे बारूद के अवयव का पृथक्करण कैसे करते हैं। बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, गंधक और चारकोल का मिश्रण होता है। बारूद किसका मिश्रण होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और चारकोल का। सबसे पहले बारूद को जल में घुलाया जाता है। क्या करते हैं, जल में केवल KNO3 ही घुलता है, सल्फर और चारकोल नहीं घुलते हैं। चारकोल तथा सल्फर को छानकर अलग कर लेते हैं। जब हम बारूद को इसमें डालते हैं तो इसमें क्या खुलता है, ये KNO3 सोरा जिसको बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, ये घुलता है। और इसमें क्या क्या नहीं घुलता है, चारकोल और गंधक, चारकोल और ये गंधक जिसको बोलते हैं सल्फर, सल्फर और चारकोल नहीं घुलता है। इसको हम क्या करते हैं, छानकर अलग कर शेष जल को और सोरा विलयन को वाष्पन करने पर सोरा अलग हो जाते हैं। सोरा तो यही पोटेशियम नाइट्रेट। गंधक और चारकोल मिश्रण को कार्बन डाइसल्फाइड के विलयन में घुलाते हैं। किसमें घुलाते हैं, गंधक और चारकोल को। और CH2 गंधक घुल जाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, परंतु चारकोल नहीं, इसमें चारकोल नहीं घुलते हैं। चारकोल को छानकर अलग कर लेते हैं तथा गंधक CS के विलयन में वाष्पन विधि द्वारा गंधक को अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से हम करते हैं इसका
अब देखिए, यौगिक तथा मिश्रण में अंतर समझते हैं, क्या क्या होता है अंतर। यौगिक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। मिश्रण निर्माण कोई रासायनिक अभिक्रिया भाग नहीं लेते, इसे भौतिक क्रिया द्वारा हम बना देते हैं। यौगिक के अवयवी तत्व साधारण भौतिक विधि जैसे वाष्पन, आसवन, ऊर्ध्वापातन द्वारा अलग नहीं किए जा सकते हैं। मिश्रण के अवयवी तत्वों को हम इस विधि द्वारा से अलग कर सकते हैं। यौगिक को करना होगा तो रासायनिक विधि द्वारा ही अलग कर सकते हैं, जबकि मिश्रण को हम आसवन, ऊर्ध्वपातन इस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। यौगिक में उनके अवयवी तत्वों का गुण नहीं पाया जाता है, अवयवी तत्वों का गुण नहीं पाया जाता है। मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का गुण पाया जाता है। मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये ध्यान रखना है, मिश्रण का बनना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। यौगिक सदैव ही सामंगिक होते हैं, मिश्रण समांगी या विषमांगी हो सकते हैं। ये ध्यान रखना है, यौगिक क्या होते हैं, हमेशा समांगी होते हैं, मिश्रण समांगी या विषमांगी दोनों हो सकते हैं। प्रत्येक यौगिक का एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है, परंतु मिश्रण का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है। यौगिक में उनके अवयवी तत्वों का निश्चित अनुपात हमेशा नियत रहता है। जैसे अगर H2 का अगर हम निश्चित अनुपात निकालें तो ये हमेशा हर जगह, यहाँ हर जगह सेम ही होगा। मिश्रण के अवयवी पदार्थों का अनुपात नियत नहीं होता है। यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, जबकि मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं होते हैं। तो इस पदार्थ एवं पदार्थ का वर्गीकरण 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 का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट चैप्टर की अगले क्लास में बात करेंगे, और अगले क्लास में बात करने से पहले हम इस पर एक एमसीक्यू लेके आएंगे, जो प्रीवियस ईयर और नए क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं।